रही हूँ. I am having doubt over him कि ये कर रहा है कुछ कि नहीं कर रहा है. मैम जो आपने ग्रुप में प्रेजेंट परफेक्ट के क्वेश्चंस भेजे तो उसको करना है ना? Obviously. मैं अभी घर पे नहीं हूँ. घर पे हो Today या नहीं हो, night मुझे will be नोट्स का sent. फोटोकॉपी चाहिए as soon as possible. I want to see कि तुमने कुछ करते भी हो क्लास में या you just come. कभी तो तुम मेरे हाथ पे चढ़ोगे. जिस दिन चढ़ोगे उस दिन तुम्हारा पोस्टमार्टम कर दूंगी मैं. मैम उसके लिए उधर आना पड़ेगा आपको. अरे तो कभी तो ये लॉकडाउन खुलेगा, ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर अब घर में ही रहना है. कभी तो आओगे बेटा, देख लेंगे जब आओगे तब. मैम आपकी एनसीईआरटी की बुक है क्या, मतलब आप जिससे पढ़ाते हो? हाँ बेटा, मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाती हूँ. ओके. बस मैं ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाती हूँ क्योंकि वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं. सब बच्चों को बुलाना पड़ता है, बुला बुला के. कोई पढ़ना खुद से तो चाहता है ही. 3 लोग गायब है, बताओ ऐसे कैसे चल पाएगा. मैम ऐसी बात नहीं है, हम लोग पढ़ना चाहते हैं. केवल गर्ल्स आती हैं इस क्लास में, बॉयज तो कभी दिखते ही नहीं है. जय भी नहीं आया. चलो लीवीज की डेफिनेशन लिख ली. लीवीज दे आर द रेज्ड बैंक ऑफ रिवर. अगर किसी को सुनने में डाउट हो रहा है तो ऐसे रिवर बना लेना है और इसका जो साइड वाला बैंक होता है रेज्ड, यहाँ पे इनको लीवीज बोलते हैं. इसका नाम यहाँ पे लीवीज लिख लो. सबने लिख लिया है ना? 1 मिनट का टाइम हो रहा है, मैं पानी पी के आ रही हूँ. मुकुल तुमने अभी अभी ज्वाइन किया है. आई होप सबने लिख लिया होगा अभी. यस मैम. अगला हेडिंग डालो कोस्टल लैंडफॉर्म्स. अगली हेडिंग डालो कोस्टल लैंडफॉर्म्स. डन. ओके. कोस्टल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? किसी को पता है? बताओ क्या होता है. मैम जो कोस्टल एरियाज में जो लैंडफॉर्म Now the erosion and deposition of the sea waves. इरोजन और डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स, ये तो बुक में लिखा है. तुमको कैसे कहाँ दिखते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स? एग्जांपल बताओ कोस्टल लैंडफॉर्म का. मैम स्टेट बीचेस है कि नहीं? ठीक है. बीचेस होता क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय erosion and deposition by मैम आप ये लिखो नहीं है कि वो बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं? sea waves. कोस्टल लैंडफॉर्म कैसे फॉर्म होते हैं? एग्जांपल बीच है इसका. कोस्टल लैंडफॉर्म का एग्जांपल है बीचेस. और ये फॉर्म कैसे होते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म्स? यानी ये दे का मतलब है सीएल. कोस्टल लैंडफॉर्म्स दे आर फॉर्म्ड बाय इरोजन एंड डिपोजिशन बाय सी वेव्स. सी वेव्स क्या होती हैं? किसी को पता है सी वेव्स क्या होती हैं? ऑब्वियसली सी में जो वेव्स उठती हैं, लहरें, उनको बोलते हैं सी वेव्स. तो सी वेव्स के इरोजन और डिपोजिशन से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनको कोस्टल लैंडफॉर्म बोलते हैं. उनमें से एक एग्जांपल है बीचेस. बीचेस कैसे बनते हैं? लहरें अपने साथ में क्या लाती हैं? बालू लाती हैं कि नहीं? यस. लहरें आती हैं, बीच के किनारे बालू छोड़ के केवल पानी लेके लौट जाती हैं. तो वो इरोजेशन और डिपोजिशन से ही बीचेस बनते हैं. ठीक है. तो एक एग्जांपल तो ये हो गया कैसे बनते हैं. अगला क्या है? इसमें पहली चीजें लिखो कि जब कोस्टल लैंडफॉर्म में किस किस तरह की चीजें बनती हैं. तो पहला बीचेस है. इसमें और भी चीजें होती हैं, इनको बोलते हैं सी केव्स, सी आर्चेस. इन सब के बारे में लिखेंगे. तो बीचेस तो हमने हमेशा ही लिखे हैं. अब एक चीज लिखेंगे, उसका नाम है सी केव्स. किसी को पता है सी केव्स क्या होती हैं?
Ma'am, hollow like All caves which are is make in formed a on rock. the rock. जो सी होती है उसके बीच में बड़ी बड़ी रॉक्स होती है बेटा। कभी आपने देखी होंगी कि बीच बीच में दूर से बड़ी बड़ी चट्टाने दिख रही है समुद्र के अंदर, लगातार लहरें उन रॉक्स में से, जो कि सी है, ये पूरा मान लो ये सी है, ये सी के बीच में ऐसी रॉक पाई जा रही है। ये लहरें बार बार आती हैं, इस रॉक से टकराती हैं और धीरे धीरे इसके अंदर छेद कर देती है और यहाँ पर एक केव टाइप का बन जाता है। तो इस केव को क्या बोलते हैं? सी केव। तो सी केव इज नथिंग बट द इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव जब एक चट्टान पे लगातार बार बार टकराती है किसी चट्टान पर और उसको इरोड करके धीरे धीरे उसके अंदर बहुत बड़ा केव बना देती है, तो उसको सी केव बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। तो यहाँ पे लिखो दे आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स। कहां पर बनती है? दे आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स पे बनती है, क्योंकि रॉक सी में पाई जाती है। दे आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स at the coast by the erosional work of sea waves। यानी जो सी वेव्स होती हैं जब वो इरोजन करती हैं तो समुद्र के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं उनके अंदर केव बन जाती है। कभी कोई बड़ी बड़ी चट्टानों में गया है जो सी के किनारे हो, जिनमें केव्स हो? यस मैम। नो नो नो, केव्स नहीं होते। केव्स कभी कोई गया ऐसी जगहों पर? हम जगह पे गए पर वैसे कुछ देखा नहीं। ओके सबने लिख लिया सी केव्स को? यस मैम। ओके इसके अलावा जब ये केव्स बेटा और बड़ी होती चली जाती हैं, जब ये केव्स बहुत और बड़ी होती चली जाती है, मतलब इरोड तभी एक केव बन गई, मान लो ये चट्टान थी, ठीक है, अब सी वेव इससे बार बार आके टकरा रही है तो ये चट्टान इतना केव बन गया, फिर इतना केव बन गया, मान लो ये पूरा ही केव बन गया, बीच का सब कुछ इरोड करके चट्टान अपने साथ ले गई, केवल रूफ बची है, तो इसको क्या बोलोगे? सी आर्चेस। तो सी आर्चेस आर नथिंग बट द इरोडेड सी केव्स। सी केव्स पहले जब एक नॉर्मल चट्टान होती है, जब लहरें उससे टकराती जाती है तो केव बनती है, जब और लहरें टकराती जाती हैं अल्टीमेटली केवल रूफ बचती है चट्टान की, तो उसको क्या बोला जाता है? सी आर्चेस। तो जो जहां पे तुमने सी केव्स लिखा है उसी के नीचे ही आपको लिखना है when these caves become big, when किसी के जस्ट नीचे लिखो when these caves grow bigger, यानी ये और बड़ी हो जाती है ना जब ये caves, and only roof remains, और केवल रूफ रह जाती है। क्या बचती है बेटा? केवल रूफ। we call them, क्या बोलते हैं? sea arches। क्या बोलते हैं? सी आर्चेस। सी आर्चेस। और डायग्राम ऐसे बना लो, केवल ये रूफ बची है और बाकी ये पूरी ले गई है सी के, ठीक है, और यहाँ पे लहरें बना लो, ये बन गई लहरें जो पूरा इरोड कर दे रही हैं, तो केवल सी आर्च हो गई। सबको सब दिख रहा है ना? मैम 1 मिनट रुक जाइए। तो सी केव्स हमने देख लिया। सी केव्स का मतलब ये है कि समुद्र के किनारे जो बड़ी चट्टानें रहती हैं, समुद्र की लहरें उन चट्टानों से बार बार टकराती हैं तो उन चट्टानों के अंदर बड़ा सा गड्ढा कर देती हैं, धीरे धीरे वो गड्ढा एक केव के शेप में कन्वर्ट हो जाता है, उनको हम सी केव्स बोलते हैं। जब वो केव्स चट्टानों से और टकराती और इरोड हो जाती है तो केवल छत बचती है उन केव्स की, तब हम उनको सी आर्चेस बोलते हैं। जब ये बची हुई छत और टकराती जाती है, यानी इसके बाद भी भाई लहरें आना बंद तो करेंगे नहीं, तो जब सी आर्चेस से और चट्टान और लहरें टकराती जाती हैं तो ये रूफ भी गायब हो जाती है और केवल क्या बचता है? कुछ लिखवाएंगी नहीं, मैं तुम्हारे मुंह में डायरेक्टली खिलाऊंगी। केवल ये वॉल बचती है और इस वॉल को बोलते हैं स्टैक्स। क्या बोलते हैं? स्टैक्स। ठीक है,
When roof also break, ये भी इसके जस्ट नीचे लिखना है, कोई ऊपर नई नहीं दिख definition रहा। नहीं है। When roof also breaks down due to further हम ऊपर erosion, वाला नहीं दिख रहा। मैं अभी कर रही हूँ कैमरा ऊपर, अब दिख रहा है? When roof also breaks down due to further erosion, जब और इरोजन होता रहता है, और रूफ पहले तो क्या हुआ, पहले तो चट्टान थी, उससे केव बनी, जब केव का और ज्यादा इरोजन हो गया तो उससे सी आर्चेस बने, जब आर्चेस का और इरोजन हो गया और रूफ भी गायब हो गई, फर्दर इरोजन, then stacks, then only walls are left, only walls are left, we call them stacks. क्या बोलते हैं हम उनको? स्टैक्स बोलते हैं, STACKS, स्टैक्स। किस किस को समझ में आ गया क्या लिख रही हूं मैं? मैम आ गया। मी मुकुल, ये फोन, लैपटॉप, जय, सब बताओ, सब आ गया ना समझ में जो बोल रही हूँ मैं? यस। तो हमने स्टार्ट किया था सी केव से कि सी बीच के किनारे एक बड़ी सी चट्टान है, ये रही वो बड़ी सी चट्टान, धीरे धीरे सी वेव्स आएंगी, इस चट्टान को धीरे धीरे तोड़ देंगे और उसके अंदर एक केव बना देंगे, ठीक है? फिर इस चट्टान को और तोड़ेंगी और तोड़ेंगी और तोड़ेंगी, पूरा खाली कर देंगी, केवल वॉल और रूफ बचेगा, तो इसको बोलेंगे आर्च। फिर कुछ टाइम में चट्टाने और तोड़ेंगी और इस रूफ को भी हटा देंगी, तो इस रूफ को बोलेंगे, इस केवल जो बची हुई डंडी है, यानी जो केवल बचा हुआ हमारा वॉल है, इस वॉल को बोलेंगे स्टैक, ठीक है? तो ये एक ही चट्टान से 3 अलग अलग शेप बन जाते हैं जब चट्टान और बार बार इरोजन करते जाती है, ठीक है? हम इसके बाद सी क्लिफ। ओके, लेकिन वो सी क्लिफ इज अ डिफरेंट थिंग। ये 3 चीजें इसी से बन गई, मैं हटा दूं इनको? यस मैम। सबने लिख लिया है ना? Yes, ma'am. Okay, so I'm rubbing it off. Now you write C cliff. कोई बता सकता है C cliff क्या होता है? The steep rocky coast rising almost vertically above is called sea cliff. क्या मतलब है, कैसे हम देख सकते हैं सी क्लिफ को? ये देखो, ये बहुत बड़ा सा ओशन है, ठीक है? इस ओशन के बीच में कभी कोई चट्टान पाई जाती है, ठीक है? अब ये चट्टान से बार बार लहरें टकराएंगी, तो इसके बीच में भी जब यहाँ छेद हो जाएगा तो इसको भी तुम सी आर्चेस बोलोगे, ठीक है? मतलब तब इसको भी तुम सी केव बोलोगे, फिर ये और इरोड हो जाएगी तो तुम इसे फिर सी आर्चेस बोलोगे, और ये एकदम वर्टिकल केवल डंडा रह जाएगा तो तब भी तुम इसे क्या ही बोलोगे? स्टैग बोलोगे, ठीक? ये बीच में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा किनारे ही हो, समुद्र के बीच में भी ये चीज पॉसिबल है। तो होता क्या है कि कभी कभी समुद्र के बीच में हमें एक ऐसी लंबी सी रॉक टाइप की दिखती है, कभी किसी मूवी में देखा होगा, देखा है? समुद्र के ऑलमोस्ट तुम यदि कभी ऐसी जगहों पे नहीं गए जहाँ पे समुद्र के ऑलमोस्ट किनारे बड़े बड़े ऐसे रॉक्स होंगे जहां से समुद्र की लहरें टकराती हैं, ऊपर तक उछलती हैं? यस मैम, मैंने देखे। ये होता है बहुत जगह बीचेस में, हमेशा बीचेस के किनारे, हमेशा सी के किनारे बीचेस हो ये जरूरी नहीं है। नॉर्मल केस में क्या होता है, सी के किनारे बीचेस होते हैं कि नहीं? नॉर्मल केस में ये सी होता है, सी के किनारे ये बीचेस होता है, आप लोग बीचेस में खड़े रहते हो। कभी कभी सी के जो किनारे होता है वो एक वर्टिकल, एक क्लिफ टाइप की होती है, वो क्लिफ होती है और उस क्लिफ से सी दिखता है। ये मूवीज में बहुत जगह देखा होता है, अच्छे सीन्स में होता है। और जो क्लिफ होती है उसके जस्ट नीचे सी होता है। तो ये जो क्लिफ होती है ये वर्टिकल होती है। सी क्लिफ को अगर गूगल पे डालोगे तो बहुत प्यारे प्यारे इमेजेस आएंगे सी क्लिफ के, देख के समझ जाओगे। बस ये समझ लो कि जहां पर कोस्टल प्लेन, जहां पे हम लोग नॉर्मली बीचेस को इमेजिन करते हैं, वहां बीचेस की जगह एक बड़ा सा क्लिफ होता है। क्लिफ मतलब चट्टान जो कि ऊंची है, ठीक है? क्लिफ यही तो होती है, चोटी चट्टान की।
तो उसको बोलते हैं हम लोग सी क्लिफ, क्योंकि वो सी के जस्ट किनारे है। कहाँ है वो? तो ये डायग्राम बना लो और यहाँ पर नीचे क्या लिखोगे सी क्लिफ में? When coast of sea has a steep rocky क्यों? चट्टान वाला ना, steep rocky cliff। जब किसी सी के कोस्ट पर एक स्टीप रॉकी क्लिफ होता है, वी कॉल दैट सी क्लिफ। तो हम उसे सी क्लिफ बोलते हैं। ठीक है, किसको समझ में आ रहा है सी क्लिफ किसे बोल रही हूं मैं? मी। ओके, क्या बेटा? When sea coast of when coast of When coast SEA of लिखा है या sea, SEE लिखा है? SEA, सी, नॉर्मल सी की बात चल रही है। When coast of a sea, SEA। किस किसने लिख लिया है? मी। एक बार डिक्टेट कर दो आप। When coast of a sea has a steep rocky cliff, जब किसी सी के कोस्ट पे एक रॉकी स्टीप मतलब बहुत ज्यादा, ये स्टीप बोलते हैं इसको, खड़ी चढ़ाई, खड़ी। स्टीप का मतलब क्या? ये खड़ी ऊंची चट्टान है, ये स्टीप हुआ। अगर इस तरह से है तो वो स्टीप थोड़ी ना होगा। स्टीप का मतलब खड़ी चढ़ाई, बहुत ऊंची चट्टान एकदम सी के कोस्ट पर हो तो उसको बोला जाएगा स्टीप। और इस तरह की स्टीप क्लिफ को सी क्लिफ कहा जाता है। इसको लिख लिया हो तो आगे डेफिनेशन लिखो ग्लेशियर की। कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बाद में हम अब क्या लिखने वाले हैं? मैम ग्लेशियर्स तो वो होते हैं जब माउंटेन्स में रिवर फॉर्म हो रही होती है, और Yes. जो आइस वाटर होता है उसको ग्लेशियर कहते हैं। यस, तो आगे हम ग्लेशियर इरोजन के बारे में बात करने वाले हैं। सी वाला हो गया, अब ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं। ये है बड़ी सी माउंटेन और दो माउंटेन के ऊपर ऐसे बहुत सारी आइस है, ठीक है, और आइस के बीच में एक आइस की रिवर टाइप से बह रही है, तो इसको ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर बहुत हाई पीक्स माउंटेन में होते हैं, इसलिए ग्लेशियर आर नथिंग बट द रिवर ऑफ आइस। क्या नाम है ग्लेशियर का? दे आर रिवर ऑफ आइस। माउंटेन रिवर्स ऑफ आइस। हमारे हिमालय में भी होता है। Yes, Himalaya also have a lot of glaciers. Himalayan glacier बोलते हैं उनको, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे ग्लेशियर्स ही जहाँ से गंगा निकलती है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर इसमें एक टर्म है ग्लेशियल मोरेन्स। जिस तरह जो सी वेव्स होती हैं वो बीचेस बनाती हैं, इसी तरह ग्लेशियर रिवर ग्लेशियल मोरेन्स को बनाती हैं। तो इसमें लिखो ग्लेशियर रिवर कैरी सेडिमेंट्स विद देम। ग्लेशियर रिवर क्या करती है? जिस तरह नॉर्मल रिवर अपने साथ में सेडिमेंट ले जाती है और डेल्टा बनाती है, उसी तरह ग्लेशियर रिवर जो होती है, जो आइसी रिवर होती है, वो बहुत हैवी होती है क्योंकि वो उसमें आइस बह रही होती है। तो ग्लेशियर रिवर जो होती है, ग्लेशियर ना लिखना हो तो ग्लेशियर भी लिख सकते हो। ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर वाली रिवर। ग्लेशियर रिवर कैरी सेडिमेंट विद देम and deposit it at a place to form glacial moraines। तो ग्लेशियर रिवर जो होती है वो अपने साथ में रॉक, सेडिमेंट
बहुत सारी चीजें लेके बहाती हैं और फिर एक पोजीशन पे वो जहां से बहाती है उसको बोलते हैं इरोजन। इरोजन और डिपोजिशन में बेटा एक ही चीज का नॉर्मल सी डेफिनेशन है। इरोजन का मतलब है कहीं से चीज को हटाना और डिपोजिशन का मतलब है कहीं जाके जमा कर देना। रिवर भी यही करती है। रिवर माउंटेन के हाँ नॉर्मल हर इरोजन में ये होता है। तो माउंटेन की रिवर क्या करती है, चट्टानों से बड़े बड़े पत्थरों कंकड़ों को लाती है और वो प्लेन पे आके डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरह से हमारे फर्टाइल प्लेन बन जाते हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं। सिमिलरली जो ग्लेशियर रिवर्स होती हैं वो ऊपर से ग्लेशियर से चलती हैं, अपने साथ में बहुत सारी रॉक्स सेडिमेंट्स इन सबको बहा ले जाती है ग्लेशियर रिवर और एक जगह ले जाके जमा कर देती है। जहां जमा कर देती है वहां पर ग्लेशियर मोरेन्स बन जाती है। क्या बन जाती है? ग्लेशियल मोरेन्स। ग्लेशियल मोरेन्स नॉर्मल छोटे मोटे पहाड़ों पे नहीं बनती है, हाई ऑल्टीट्यूड पे बनती है जहां बहुत बर्फ होती है। तो तुम्हें मोरेन्स यहाँ जमीन के आसपास वाले पहाड़ों पे देखने को नहीं मिलेगी। इफ यू गो अप वेरी हाई इन द एल्टीट्यूड, एकदम हिमालय की ऊंची चोटी पे पहुंचोगे वहां तुम्हें बहुत सारी ग्लेशियल मोरेन्स मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीजें लिख ली बेटा। तो ग्लेशियर इरोजन में केवल दो चीजें हैं। पहली चीज क्या पूछा जाएगा तुमसे कि ग्लेशियर किसे कहते हैं, तो तुम बोलोगे ग्लेशियर जो होते हैं वो माउंटेन रिवर को बोलते हैं। फिर बोलेंगे ग्लेशियर मोरेन क्या है, तो बोलेंगे वो जो माउंटेन वाली रिवर है ना ग्लेशियर्स, जब ये अपने साथ में सेडिमेंट और रॉक्स को लेके आती हैं और एक जगह पे डिपॉजिट कर देती हैं तो वहां पर ग्लेशियर मोरेन्स बन जाते हैं। आज का तुम लोगों का होमवर्क ये है कि तुम लोगों को गूगल पर सी क्लिफ का फोटो देखना है और ग्लेशियर मोरेन का फोटो देखना है। सब लोग इन फोटोज को देखोगे तुम लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, बनाना। तो आंख से देखी हुई चीज ज्यादा वैल्यू करती है। क्लास में जो पढ़ा है तो पढ़ा ही है, इन सारी की चीजों को गूगल पे सर्च करो, इनका फोटोज देखो, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, और आगे डाल दो इरोजन बाय विंड, जो लास्ट टॉपिक है हमारा। क्या है इरोजन बाय विंड, यानी विंड। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा, इरोजन बाय सी वेव्स, फिर पढ़ा इरोजन बाय ग्लेशियर, अब हम पढ़ रहे हैं इरोजन बाय विंड, यानी विंड जब इरोजन करती है तो क्या क्या चीजें बनाती है। चलो ठीक है भाई, तो विंड भी हमें पता है कि ये एक्टिव एजेंट है। क्या होता है, आंधी कभी चलते हुए देखी, तो जब आंधी चलती है तो एक जगह से मिट्टी उठाती है और आंधी में ढेर सारी धूल जमा हो जाती है, और जब स्लो हो जाती है आंधी तो कहीं जगह मिट्टी गिरा देती है। करती है कि नहीं भाई? जब बहुत तेज आंधी चलती है तो ढेर सारी मिट्टी उड़ जाती है, तो जहां से मिट्टी उड़ती है वहां तो मिट्टी वापस जमा होती नहीं है, आंधी उड़ती जाती है, जहां पे आंधी रुकती है वहां मिट्टी जमा होती होगी कि नहीं? यस मैम। तो ऑब्वियस ही चीज है, अगर बहुत तेज आंधी चलेगी यहाँ चेरी काउंटी में या कहीं भी, तो आंधी के साथ ढेर सारी मिट्टी उड़ जाएगी, और वो मिट्टी जहां से उड़ी है जरूरी थोड़ा ना उसी जगह पे गिरे, कहीं और भी तो गिर सकती है। यस। तो अगर वो कहीं और गिर सकती है तो उसी को तो इरोजन बोलते हैं। तो विंड क्या करती है, एक जगह से सेडिमेंट्स को यानी मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह गिराती है, उसको ही बोलते हैं इरोजन, और यही विंड का काम है। तो सेम चीज डेजर्ट में भी होती है। डेजर्ट में ढेर सारी रेत होती है, ये देखो रेत के टीले बना दिए मैंने डेजर्ट के। अब क्या होता है ना, वहां पे रेत की आंधियां आती है, बहुत सैंड धूल भरी आंधी चलती है डेजर्ट में। सैंड ड्यून्स के बारे में बता रहे हैं, बहुत धूल होती है, तो दूर दूर तक रेत होती है और रेत तुरंत उड़ जाती है। तो जब बहुत तेज आंधियां चलती हैं तो आंधी अपने साथ में रेत उड़ा ले जाती है। मान लो आंधी चली और आंधी ने इतनी रेत उड़ा दी, इतनी तेज आंधी चली कि ये वाली पूरा पोर्शन उड़ गया आंधी के साथ, क्योंकि रेत तो हल्की होती, सबको पता है उड़ जाएगी, इतनी उड़ गई। अब ये वाली रेत आंधी ले गई अपने साथ उड़ा के कहीं कहीं, फिर जब आंधी ठहरी तो किसी दूसरी लोकेशन पे उसने ये रेत को जमा कर दिया। तो क्या हुआ, पहले जिस जगह पे तुमको सैंड ड्यून्स दिख रहा था वहां से सैंड ड्यून्स गायब हो गया, देखो ये वाला पूरा हिस्सा गायब हो गया, और जहां पे नहीं दिख रहा था वहां जमा हो गया, है कि नहीं? तो क्या होता है कि ये सैंड ड्यून्स बहुत ज्यादा बनते और बिगड़ते रहते हैं आंधियों में। इस चक्कर में रेगिस्तान में लोग रास्ता भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हैं और जाते वक्त आपको सैंड ड्यून्स ऐसे ऐसे दिख गए, तो तुम ये सोचोगे कि जब मैं लौटूंगा तब मुझे ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में जब तक शाम हुई तब तक आंधी आ गई और ये तीनों सैंड ड्यून्स उड़ गए, और उड़ करके ये कहीं तीसरी लोकेशन पे यहाँ जाके इकट्ठा हो गए। तो अब तुम जब यहाँ से लौट रहे होगे तो तुमको यहाँ पे प्लेन दिखेगा, और तुम क्या सोचोगे कि मैं तो गलत रास्ते पे लौट आया हूँ, क्योंकि अब तक तो सैंड ड्यून्स से वो कहाँ हो गए, हवा हो गए, वो तो उड़ गए, और वो वाले सैंड कहीं और इकट्ठा हो गई। इसको बोलते हैं बहुत ज्यादा रेगिस्तान की जो
क्या बोलते हैं, आंधियां होती हैं, और ये बहुत ज्यादा जानलेवा भी होती है, इतनी तेज आती है कि लोग उनके नीचे दब जाते हैं ऑलमोस्ट। अगर किसी ने हम दिल ले चुके सनम मूवी देखी होगी तुम लोग, तो अभी इस जमाने की हो नहीं, उसमें ये दिखाया है उन्होंने, सैंड ड्यून्स में आते हैं सलमान खान ऐश्वर्या राय से मिलने, तो वो पूरा सीन सैंड ड्यून्स में लगाया गया है। लेकिन सैंड ड्यून्स को भी एक बार देखना, कोई वीडियो देखना यूट्यूब पे देख लेना। तो आज हम लोग के 3 काम है, सी क्लिफ, सैंड ड्यून्स और ग्लेशियर मोरेन्स, इनको जाके देखना, बहुत मजा आएगा। 1 मिनट का वीडियो होगा, 3 मिनट में कितना ही टाइम लगेगा। तो सैंड ड्यून्स क्या है? मैम सैंड ड्यून्स आर द माउंटेन्स व्हिच आर लोकेटेड इन द डेजर्ट। वेरी गुड। तो सैंड ड्यून्स एक तरह के माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। दे आर माउंट ऑफ सैंड, माउंटेन नहीं माउंट बोलो, माउंट मतलब जो उठा हुआ भाग होता है उसको माउंट बोलते हैं। दे आर माउंट ऑफ सैंड मेड बाय डिपोजिशन ऑफ विंड, है बात की नहीं? यस कि जो विंड होती है वो एक जगह से उठाती है और दूसरी जगह इरोड करके कर देती है, तो उसको सैंड बोलते हैं। ये रहा, तो यहाँ से रिवर ने उड़ाया और यहाँ जमा कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इनको सैंड ड्यून्स बोला जाता है, ठीक है। अब केवल एक डेफिनेशन बची है, उसको बोलते हैं लोएस। किसी को पता है क्या होता है? क्लास में तो पढ़ाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोएस। मैम द फाइन डस्ट पार्टिकल डिपॉजिटेड एक्सटेंसिवली। क्या? Ma'am, the fine dust particles deposited extensively known as loess. गुड। मैम बुक से देखो, बुक से देख के बताइए। मैं वही मैच कर रही थी। तो क्या होता है, जब ये सैंड उड़ती है तो इसमें बहुत सारी फाइन सैंड होती है। फाइन मतलब एक होता है सैंड का इतना मोटा टुकड़ा, एक है सैंड का इतना मोटा टुकड़ा। फाइन कौन सा है? ये वाला जो एकदम पॉइंट के बराबर है बात की नहीं? पहला वाला तो बड़ा है, ये तो कोर्स हो गया, खुरदरा। हम पतला बोला है। पतला वाला ये है फाइन वाला सैंड। दोनों में फाइन सैंड कौन सी है? ये वाली जो दिख भी नहीं रही है। तो फाइन सैंड, जब फाइन सैंड लार्ज एरिया में इकट्ठा हो जाता है, उस एरिया को लोएस्ट बोलते हैं। तो लिखो when very fine grain, fine and light sand, when very fine and light grains of sand gets deposited in large areas. मैम आपने फाइन के बाद क्या लिखा है? फाइन एंड लाइट, फिर से लिख दे रही हूँ, मेरी राइटिंग ऐसी ही है। फाइन मतलब FINE, इसलिए तुम लोग वक्त रहते अपनी राइटिंग सुधार लो। फाइन एंड लाइट grains of sand gets deposited in large areas. We call it LOESS, loess. Excuse me, मैम। हाँ बेटा। मैम जब आपने लोएस बोला ना, मुझे लगा कि ये तो लू है। लू का प्लूरल फॉर्म लूएस होता है क्या? तो लू तो वो होती है जो हॉट एंड ह्यूमिड है। ना लू तो बेटा हमारे यहाँ जो गर्मियों में हवा चलती है उसको लू बोलते हैं, इसको लोएस बोलते हैं। एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको भी गूगल पे देख लेना है तुम लोगों को। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती वरना शेयर स्क्रीन करते और मजा आता, बट आई हैव अनदर क्लास। बट जितने भी टर्म आज मैंने दिखाए इसको गूगल पे करोगे, बहुत तुम लोगों को अच्छा लगेगा। लोएस का फोटो में, चलो मैं खुद ही फोटो इनका भेज देती हूँ, तुम लोग बहुत ज्यादा आलसी हो, तो हो सकता है तुम लोग नो। मैम आपको पता है मैंने अपना फोन लैपटॉप इसलिए नाम रखा है क्योंकि मैं फोन और लैपटॉप के बिना जी नहीं पाता गेम खेलने में। अच्छा मैम देखो, मैंने लोएस का एक फोटो है जो मैं भेज रही हूँ अभी, और मैं ऐसे करके सब चीजों का फोटो भेजूंगी ताकि तुम लोग को दिख जाए कि फाइन सैंड की अभी लगेगा, जैसे ही मैं भेजूंगी वैसे ही लगेगा। ये देखो फाइन सैंड का कितना बड़ा प्लेन बना हुआ है, ये अभी आ गया। मैम आपने ग्रेन्स ऑफ के बाद क्या लिखा है? फाइन एंड ग्रेन सैंड है। मैम लूइस का भेजा है ना? हाँ ग्रुप पे भेजा है लूइस का ना? हाँ मैं देख लिया।
सब चीजें देखो, तुमको खुद ही पता लग जाएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। सी क्लिफ को देखोगे तब भी पता चल जाएगा कि मैं इसी की बात कर रही थी।